जय हिंद फ्रेंड। डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिएगा फ्रेंड, हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक है अवध। अभी तक हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे राज्य दिल्ली से अलग होके, या कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य से अलग होके अपने अस्तित्व को स्थापित किया और अपने अस्तित्व को लगातार बढ़ाते गए। तो इस क्रम में हम अवध को देखते हैं। अवध, इसके संस्थापक को अगर देखा जाए तो इसका संस्थापक था शहादत खान बुरहान उल मुल्क। बहुत लंबा नाम है, शहादत खान बुरहान उल मुल्क इसके संस्थापक था। 1722 ईस्वी में यह अवध का सूबेदार बनाया गया। दिल्ली सल्तनत द्वारा, दिल्ली सल्तनत नहीं, मुग़ल सल्तनत द्वारा कह सकते हैं कि मुग़लों द्वारा इसे 1722 में बनाया गया सूबेदार। और ये 1722 में जब सूबेदार बना तो धीरे धीरे करके अवध पे अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। 1723 में शहादत खान ने नया राजस्व बंदोबस्त लाकर 1723 में क्या किया इसने, शहादत खान ने नया बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था लाया, जिससे आगे चल क्या हुआ, जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाया जा सके। उस समय क्या था कि किसानों के ऊपर जमींदारों का बहुत ही कुछ अजीब तरीके से भू राजस्व वसूलने का नियम रहता था, जिससे किसान बहुत परेशान रहते थे। और इस समस्या को सुलझाने के लिए उसने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। और जो यहाँ पे शहादत खां है, ये हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव नहीं करता था। 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद आप लोग देखिएगा उसके बाद की स्थिति क्या बनती है। इसने अपनी गद्दी को वंशानुगत बना दिए, और वंशानुगत बनाने के बाद इसने अपने भतीजे सफदरजंग को वहाँ पर मुख्य बना दिया, या कह सकते हैं कि उस गद्दी पर सफदरजंग को बैठाया। और सफदरजंग आने के बाद वो भी अपने पूर्वजों की तरह ही कार्य किया और अच्छे से हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए बिना भेदभाव किए आगे बढ़ता रहा। और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में इसने बहुत ही अच्छा काम किया न्याय सुधार के संबंध में। न्याय सुधार में इसने क्या व्यवस्था किया, सफदरजंग ने न्याय के लिए उचित व्यवस्था की। हिंदू मुस्लिम भेदभाव कभी नहीं किया, किसी भी प्रकार का, न तो न्याय को लेके न तो किसी भी पद को लेके इसने कभी भी हिंदू मुस्लिम की भेदभाव नहीं किया। सफदरजंग ने अवध व इलाहाबाद के लोगों को अशांति का सामना नहीं करने दिया। जब राजा अच्छा होता है तो वहाँ के निवासियों को बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। उसी प्रक्रिया में सफदरजंग ने कभी भी इलाहाबाद के लोगों को और अवध के लोगों को कभी भी किसी भी अशांति का सामना नहीं करने दिया और पूरी तरह से अपने राज्य को शांति में रखा। उसने नौकरी देने में हिंदुओं मुसलमानों के बीच कभी निष्पक्ष रहा, निष्पक्षता की नीति अपनाई। और उसमें कहा जाता है कि हिंदू एक महाराजा हैं जिनका नाम है महाराजा नवाब राय, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया गया था। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए अगला इसी क्रम में देखते हैं, अगला राज्य क्या है, मैसूर। मैसूर राज्य की भी स्थापना कुछ इसी तरह से हुई है, स्वतंत्रता के नाम पे। अगर देखा जाए तो मैसूर राज्य का संस्थापक कौन है, तो हैदर अली मैसूर राज्य का संस्थापक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हरदम पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे कि हैदर अली क्या थे, तो मैसूर राज्य के संस्थापक थे। मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मैसूर राज्य के संस्थापक हैदर अली थे। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिलते रहते हैं। अब मैसूर राज्य कब बना और कैसे बना, तो विजयनगर की समाप्ति के बाद नंदराज के और देवराज नामक मित्रों ने मैसूर की शक्ति को अपने हाथों में रख लिया और चिक्का कृष्णा राज जो थे उस समय उन्हें कठपुतली बना दिए। तो कह सकते हैं कि विजयनगर जब राज्य साम्राज्य था, जब वो खत्म हुआ तो दो मित्र थे जिसे नंदराज और देवराज के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने वहाँ के राजा जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिक्का कृष्णराज को पूरी तरह से कठपुतली बना दिया और राज्य के सारी बागडोर, सारी प्रशासनिक कार्य को अपने हाथों में ले लिया। आगे देखिएगा इसमें आगे क्या होता है। हैदर अली, अब यहाँ पे तो दो लोगों ने सत्ता ले लिए, तो हैदर अली संस्थापक कैसे हुआ। हैदर अली एक साधारण सेना के रूप में आया था। हैदर अली का रिक्रूटमेंट एक साधारण सैनिक के रूप में हुआ था मैसूर में। फिर उसने अपने दम पर आगे बढ़ा। मैसूर उस समय बहुत सारे युद्धों को झेल रहा था और बहुत सारी समस्याओं को झेल रहा था। उसमें वह अपने दम पे आगे बढ़ता गया, सैनिक में अपने दम पे सैनिक में उच्च पद को हासिल किया
और मैसूर राज्य को 20 साल युद्ध से झेलता रहा। इस समय हैदर अली ने अपने आप को उठाया और जहाँ भी मौका मिला उसने अपने आप को साबित किया और उच्च पद तक पहुँच गया। ये हैदर अली का था मैसूर में कारनामे। आगे देखिएगा, हैदर अली अपनी सेना को आधुनिक प्रशिक्षण दिया। जब सेना की बागडोर हैदर अली के हाथ में आ गई उच्च पोस्ट पे पहुंचने के बाद, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हैदर अली ने आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया अपने सेना को। 1755 में डिंडीगुल में उसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो कह सकते हैं हैदर अली के अंदर देशभक्ति की भावना थी, उसने स्वदेशी को अपनाया और 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से 1761 में नंदराज को सत्ता से अलग कर दिया। अब देखिए, हैदर अली फ्रांसीसियों की तरफ झुकने लगा और जब वो फ्रांसीसियों की तरफ झुकने लगा तो वहाँ से अंग्रेज़ों को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगी और यहाँ से समस्याएं बढ़ने लगी। हैदर अली ने फ्रांसीसियों को से मदद लिया। 1761 में नंदराज को वहाँ से हटाकर सारी सत्ता अपने हाथों में ले लिया और मैसूर पर पूरा अधिकार कायम कर लिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। हैदर अली ने कई इलाके जीते। हैदर अली वीर तो था ही, साहसी वीर निडर था ही, तो इसने कई राज्य जीते और इसने जीते राज्य में सबसे प्रमुख है मालाबार। मालाबार प्रमुख क्यों है? क्योंकि ये समुद्र के तट पे है। अगर कोई समुद्र का तट आपके हाथ में आ जाए तो आप वहाँ से समुद्र के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय राज्य पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पे अपने आप को जोड़ सकते हैं और आप पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं। इसी का फ़ायदा बाद में चल के मैसूर को मिला। तो देखिएगा हैदर अली ने अगला कार्य क्या किया। हैदर अली राज्य की शुरुआती दिनों में मराठा, निज़ाम और अंग्रेज में कई लड़ाइयाँ हुई। देखिएगा, हैदर अली मैसूर राज्य 3 तरफ से घिरा है और तीनों तरफ से उसके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, कभी मराठा, तो कभी निज़ाम, तो कभी अंग्रेज। इसे कैसे वो सुलझाता है देखते हैं। लड़ाइयाँ हुई, अंग्रेज़ों को हराकर 1769 में मद्रास तक पहुँच गया। हैदर अली इतना वीर था कि उसने अंग्रेज़ों को हराकर 1769 तक मद्रास तक पहुँच गया। मद्रास तक अपना स्थापत्य किया। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई। आगे देखते हैं। जब इसकी मृत्यु हो गई 1782 ईस्वी में, तो हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान बागडोर को अपने हाथों में संभालता है और टीपू सुल्तान भी काफ़ी वीर और कर्मठी शासक बनता है। देखते हैं, टीपू सुल्तान अपने अल्प समय में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। महत्वपूर्ण कार्य किए, उसमें पहला कार्य क्या था? उसने नए कैलेंडर को लागू किया, अपने तरीके से नए कैलेंडर को लागू किया। फिर सिक्का ढालने की नई प्रक्रिया को लागू किया। माप तौल के पैमाने अपने तरीके से बनाए। अपने सैनिकों को यूरोपीय शैली में बंदूक दिए जो कि स्वदेशी थी। बंदूक दिए और उस बंदूक की खासियत क्या थी? स्वदेशी थी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अब हैदर अली फ्रांसीसियों से और अधिक जुड़ गया था, तो अब यहाँ पे संघर्ष शुरू होता है आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से। आपसे एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि कौन सी हुई, द्वितीय में संधि कौन सी हुई। कभी कभी तो पीसीएस में मिलान करने को दे देता है, युद्ध और संधि को मिलान कीजिए या युद्ध और वर्ष को मिलान कीजिए। तो यहाँ से आपको वनडे एग्जाम के साथ साथ आईएएस पीसीएस में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हैदर अली वर्सेस लॉर्ड वेरलेस्ट। यहाँ पे 2 लोग थे। ये लॉर्ड वेरलेस्ट जो था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। अंग्रेजों से कभी पराजित न होने वाला दक्षिण भारत का प्रथम शासक कौन था? हैदर अली था। युद्ध कब होता है? 1767 से लेके 1769 तक 3 वर्षों तक चला, लेकिन हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया और 4 अप्रैल 1769 को संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। आगे देखते हैं मद्रास की संधि के बाद की क्या स्थिति बनती है। दूसरा युद्ध होता है कौन सा? आंग्ल मैसूर द्वितीय या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आप लोग इसके समय को विशेष ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से है इसका समय। प्रथम का देख लिया, अब द्वितीय को देखते हैं। 1780 से 1784 इसका युद्ध का समय था और किसके किसके बीच हुआ? हैदर अली वर्सेस वारिंग हेस्टिंग्स। ये बात ध्यान दीजिएगा।
युद्ध हमेशा दो लोगों के जो बीच में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द्रुति आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो द्रुति ही हैदर अली के बीच हुआ था और इसी समय हैदर अली मारा गया था और चलती युद्ध में टीपू सुल्तान को वहाँ का सेनापति या फिर नेतृत्व करने का मौका मिला, या फिर कह सकते हैं कि चलती युद्ध की परिस्थिति में टीपू सुल्तान को सामने आके अपनी टीम का या अपने सेना का नेतृत्व करना पड़ा। और द्रुति आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि कौन सी होती है, तो मंगलोर की संधि होती है 1784 में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी संधि को सन के हिसाब से पूछ लेता है, कौन सी संधि किस सन में हुई है। अगले क्वेश्चन आगे देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1790 से 1792 के बीच टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच ये युद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान अब युद्ध में आ गया। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई। इस युद्ध में हुआ क्या कि टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई। स्थिति कमज़ोर होने का कारण क्या था, उस समय संधि हुई क्या, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है, तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। टीपू सुल्तान के राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। अब टीपू सुल्तान इसी वजह से कमज़ोर हुआ क्योंकि वह अपने राज्य के आधे क्षेत्रफल को अंग्रेजों को दे देता है, और किसी भी राज्य का जब आधा क्षेत्रफल अंग्रेजों को दिया जाएगा तो उस समय वह राज्य कमज़ोर हो ही जाएगा। और अंग्रेज भी अपने आप में काफ़ी चालाक थे, तो उन्होंने सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र ही टीपू सुल्तान से ले लिया। और दूसरा एक शर्त और थी उस समय, वो देखते हैं, युद्ध में के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ा। और जब तक ये 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान ने नहीं दिया था, टीपू सुल्तान के 2 बच्चे थे, उन दोनों को अंग्रेजों ने अपने यहाँ गुलाम बना लिया था। इस स्थिति में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। अगले देखते हैं, चौथी युद्ध में क्या हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब होता है, 1799 में। 1799 में ये युद्ध होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और होता किसके किसके बीच है, टीपू सुल्तान वर्सेस लॉर्ड वेलेस्ली। एक तरफ तो टीपू सुल्तान लगातार है, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से अलग अलग वाइसराय कह सकते हैं कि बंगाल के जो रहते हैं वो बदल के आते रहते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है, ये युद्ध बहुत निर्णायक रहता है। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में, तो उसने क्या हुआ कि उसने पुनः अंग्रेजों ने वाडियार वंश को मैसूर में स्थापित कर दिया। मैसूर राज्य जब बना था तो वाडियार वंश को ही हटा के हैदर अली ने मैसूर की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पुनः वाडियार को उठाया और मैसूर में स्थापित कर दिया। और मैसूर में स्थापित करने के बाद उनसे अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर राज्य से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा ली। यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।